नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत हम अध्याय 1 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का अध्ययन किया था। हमने ये देखा था कि कैसे 1971 से लेकर 2006 तक या वर्तमान तक माइक्रो प्रोसेसर में जो इम्प्रूवमेंट्स हुए थे, अपग्रेडेशन हुए थे, वो किस तरह से, उसमें क्या क्या अपग्रेडेशन हुआ, किस कंपनी ने कौन सा प्रोसेसर लॉन्च हुआ, ये सब हमने डिस्कस किया था। अब जब हम कंप्यूटर के बारे में, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जान चुके हैं कि किस तरह से प्रोसेसर काम करता है, कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन भी हम देख चुके हैं। अब जो इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है कंप्यूटर की लैंग्वेज। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें, और नीचे बेल आइकन्स को दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के अंतर्गत आप मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक, जो जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की जा रही है, उसका रेफरेंस के रूप में उसे प्रयोग कर सकते हैं। इसमें अत्यंत ही सरल भाषा में माइक्रो प्रोसेसर को समझाया गया है। तो आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट दी कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भाषा का चुनाव कम्युनिकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम अगर किसी से बात करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कोई एक्सप्रेशन शेयर करना चाहते हैं, तो वी शुड हैव सम एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। एक भाषा का चयन बहुत इम्पोर्टेंट है। वो भाषा ऐसी होनी चाहिए जिन दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, उन दोनों को वो भाषा आनी चाहिए। तो उसी तरह से जब कंप्यूटर के साथ में कोई यूज़र या कंप्यूटर किसी पेरिफेरल के साथ में जब कम्युनिकेट करता है, तो उसको भी एक भाषा की आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेसर, कि कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्सों में भी थोड़ा सा बताया था कि कंप्यूटर जो है मेनली बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो बाइनरी लैंग्वेज में केवल दो सिंबल होते हैं, 0 और 1। यानी केवल ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हमारे पास दो सिंबल हैं। अगर हम किसी भी भाषा का प्रयोग कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, सभी में देखें, सभी में कुछ न कुछ सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स की हेल्प से हम वर्ड्स की हेल्प से सेंटेंस बनाते हैं, और उसका एक मतलब होता है जो कम्युनिकेशन करने वाले लोग, जो उस भाषा के जानकार होते हैं, वो उसे जानते हैं। इसी तरह से बाइनरी के अंदर केवल दो सिंबल्स होते हैं, 0 और 1। तो ये बाइनरी लैंग्वेज है। तो जैसा हम जानते हैं कि कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, तो हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ फॉर्मल लैंग्वेज कॉम्प्रोमाइजिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट प्रोड्यूस वेरियस काइंड ऑफ आउटपुट्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू इम्प्लीमेंट एल्गोरिथम्स। तो कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है। इट्स नथिंग, इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है कि एक कोड होता है जिसको कि माइक्रो प्रोसेसर समझता है। उस कोड का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। जैसे हमारी लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का एक मतलब होता है, उसी तरह से इंस्ट्रक्शन का भी एक मतलब होता है, एक पर्टिकुलर टास्क होती है। अगर वो इंस्ट्रक्शंस आप कहेंगे माइक्रो प्रोसेसर, वो पर्टिकुलर टास्क को फॉलो करेगा। जैसे हम आपको कोई शब्द बोला है कि हंसिए तो आप हंसते हैं, हम कुछ कहें चलिए तो आप चलते हैं। तो दीज वर्ड्स हैव एप्रोप्रिएट मीनिंग। उस मीनिंग से दूसरा जिस व्यक्ति के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं उसका मतलब वो जानता है। इसी तरह से कंप्यूटर के लिए भी इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है। उस इंस्ट्रक्शंस की एक पर्टिकुलर टास्क होती है, जिसे हम इंस्ट्रक्शंस को जब कंप्यूटर को देते हैं वो उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। तो लैंग्वेज इज नथिंग, इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट प्रोड्यूस वेरियस काइंड ऑफ आउटपुट्स। तो जो इंस्ट्रक्शन सेट है जब वो एग्जीक्यूट होता है तो वेरियस काइंड ऑफ आउटपुट्स प्रोवाइड करता है। जैसे आपने कहा एडिशन, तो इट विल परफॉर्म सम एडिशन ऑपरेशन। अगर आप कहें सब्ट्रैक्ट, इट विल परफॉर्म सम सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक एल्गोरिथम डेवलप करने के लिए प्रयोग की जाती है। एल्गोरिथम क्या होता है? इट्स अ सिंपली अ वे बाय विच वी आर एग्जीक्यूटिंग अ टास्क।
मीन्स हम किस सीक्वेंस में क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं। प्रोग्रामिंग जो है एक एल्गोरिथम की फॉर्म में, जिसे हम कहें कि उसकी एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम होती है, पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए एक वे होता है, एक प्रोसीजर होता है, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो प्रोग्रामिंग जो है एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करने के लिए हम इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करते हैं। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और फॉर कंप्यूटर्स देयर आर प्रोग्रामेबल मशीन दैट यूजेज अ सेट ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस रादर देन जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर, यानी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उन सभी के अंदर इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है, जिसे आप डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट नाम से जानते हैं। जैसे अगर सी पढ़ते हैं आप तो सी में हम उसको सिंटैक्स बोलते हैं। तो इसी तरह से असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर हम उसको इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। अगर कोई भी हम मशीन यूज करते हैं जिसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके लिए हर एक मशीन के लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, हम उसको वही इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं रादर देन जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम कोई भी मशीन यूज करें, कोई भी लैंग्वेज उसके लिए यूज कर सकते हैं। हर एक मशीन के लिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है रादर देन जी जनरल लैंग्वेज। जनरल लैंग्वेज वो है जिसे हर कोई समझे। तो जैसे कि आप देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को हम ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं कि आप वर्ल्ड में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में ग्लोबल लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को लोग समझते हैं, इसलिए हम उसे ग्लोबल लैंग्वेज बोल देते हैं। तो इससे जनरल लैंग्वेज। लेकिन अगर स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात करें तो जो कंट्री में उनकी अपनी लैंग्वेज होती हैं वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर हिंदी, फ्रेंच के अंदर फ्रेंच, फ्रांस के अंदर फ्रेंच होती है, जर्मनी के अंदर जर्मन होती है। तो इस तरह की लैंग्वेज हैं, तो दीज आर दी स्पेसिफिक लैंग्वेजेस। तो इसी तरह से हर एक मशीन के लिए भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। देन कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज ओनली एंड इट परफॉर्म्स ऑपरेशन इन बाइनरी 0 और 1 ओनली। यानी कंप्यूटर जो है या माइक्रो प्रोसेसर जो है वो केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ सकता है और इट परफॉर्म्स ऑपरेशन इन बाइनरी। तो जो भी ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करता है वो केवल बाइनरी में करता है। तो इतना तो आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है। कंप्यूटर हमेशा बाइनरी में बात करता है। एवरी नंबर, वर्ड्स एंड डेटा कैन बी मेड विद बाइनरी बिट्स। अब हम क्या करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन सेट बनाते हैं, हर एक कंप्यूटर से हमें कोई भी टास्क पूर्ण कराना है तो हर एक, चाहे वो नंबर हो या वर्ड्स हो या कोई डेटा हो, सब कुछ उसका क्या है, बाइनरी में होता है। वी विल कन्वर्ट इट इनटू द बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज क्या है, जिसमें केवल 2 सिंबल 0 और 1 होते हैं। In early time, computer manufacturers uses their own alphanumeric code. Due to the different codes, there is problem in maintenance of computers. जब अर्ली टाइम्स में जब कंप्यूटर्स बने थे उस समय पे मैन्युफैक्चरर्स क्या करते थे, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड यूज करते थे। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब जिसमें नंबर्स भी होते थे और सिंबल्स भी होते थे, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते थे। लेकिन वो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते थे, अपना खुद का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड यूज करते थे। तो ड्यू टू डिफरेंट कोड्स, हर एक मैन्युफैक्चर का कोड अलग होता है। तो फिर क्या होता है, जब उस कंप्यूटर को हम यूज करते तो जब उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती तो उसे जब मेंटेनेंस करते उसका, तो मेंटेनेंस में क्योंकि कोई जनरल लैंग्वेज नहीं है, जनरल सिम्बल्स नहीं है, जनरल कोड नहीं है, तो उसको समझने में बड़ी दिक्कत आती थी। देन to overcome this problem, industrial units and computer user decide after detailed discussion to prepare the common standard code for input and output of the computers. जब ये समस्या आने लगी कि जब उसके मेंटेनेंस में दिक्कतें आने लगी, वो डिफरेंट मैन्युफैक्चर की जो मशीन थी वो डिफरेंट कोड होते थे, तो यूज़र्स के लिए मेंटेनेंस जो करते थे उनके लिए इतने सारे कोड्स को मेमोराइज करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, इट्स नॉट ईजी टास्क। तो इस समस्या के समाधान के लिए जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट थी, जो मैन्युफैक्चरर थे माइक्रो प्रोसेसर के, उन सब ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम सब एक स्टैंडर्ड कोड बनाएं और सारी मशीन, सारे मैन्युफैक्चरर उसी कोड को फॉलो करें। अगर हमने कोई एक कोड बना दिया और कह दिया कि दिस इज़ फॉर दी एडिशन, तो वो कोड एक जनरल कोड होना चाहिए। चाहे कोई भी मैन्युफैक्चरर अपनी मशीन बना रहा है, लेकिन उसके में जो कोड है वो सेम होना चाहिए, जिसे हमने कॉमन स्टैंडर्ड कोड कहा माइक्रो प्रोसेसर के लिए। Then this code is called American Standard. This code is called American Standard Code for Information Interchange, जिसे हम ASCII कोड बोलते हैं, ASCII. That is called American Standard Code for Information Interchange. तो एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड बनाया गया जो इंफॉर्मेशन के इंटरचेंज के लिए था। Now computers manufacture design the hardware of input and output device in such a techniques that they operate by ASCII code. फिर मैन्युफैक्चर ने क्या किया कि जो भी हार्डवेयर जो कंप्यूटर के साथ
कनेक्ट होता है, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि वो आस्काई कोड से ऑपरेट होने लगे। Although each microprocessor has its own binary vocabulary that has some specific meaning and language। हालांकि माइक्रो प्रोसेसर जो है क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज को समझता है और उसकी बाइनरी लैंग्वेज की एक वोकेबुलरी होती है। जैसे हमारे पास हर एक शब्द भाषा में एक शब्दकोश होता है, जैसे हिंदी में अपना शब्दकोश है, हर एक शब्द का एक मीनिंग होता है। इंग्लिश के अंदर एक वर्ड्स की वोकेबुलरी है, हर एक वर्ड्स का एक मीनिंग होता है। इसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर की जो भाषा है उसकी वोकेबुलरी जो है वो सारी बाइनरी में है, यानी 0101 की फॉर्म में ही वो एक बिट होती है जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, एक लैंग्वेज होती है। वर्ड्स आर मेड विद बाइनरी बिट्स। दी साइज ऑफ वर्ड इज डिपेंड्स अपॉन दी प्रोसेसिंग बिट्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। जो वर्ड्स जो होता है वो बाइनरी में होता है और हर एक बाइनरी बिट्स जो भी वर्ड्स बन रहा है उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, लेकिन द साइज ऑफ वर्ड इज डिपेंड ऑन द प्रोसेसिंग बिट्स ऑफ मशीन और माइक्रो प्रोसेसर। जैसे हमने 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर देखा, 8 बिट देखा, 16 बिट देखा, 32 बिट देखा, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर भी देखा। तो अगर 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर की हम बात करें तो उसमें जो बिट का साइज़ है, जो वर्ड का साइज़ है वो 64 बिट का होता है, यानी एक वर्ड 64 बिट का। अगर 32 बिट की मशीन है, प्रोसेसिंग स्पीड है, तो उसमें 32 बिट का साइज़ होगा। तो इट डिपेंड ऑन दी प्रोसेसिंग बिट्स कि माइक्रो प्रोसेसर एट ए टाइम कितनी बिट को प्रोसेस कर सकता है, वर्ड की लेंथ उतनी ही होगी। द वर्ड साइज ऑफ कंप्यूटर इज फ्रॉम 4 बिट टू 64 बिट। जैसे हम देख चुके, हमने 1971 से 4 बिट से प्रोसेसर स्टार्ट किया और वर्तमान में हम 64 बिट के प्रोसेसिंग स्पीड के साथ काम कर रहे हैं। तो नाउ द लेटेस्ट वर्ड साइज इज 64 बिट। देन द वर्ड लेंथ इन 16 बिट कंप्यूटर इज 2 बाइट। इन 64 बिट कंप्यूटर इट्स 8 बाइट। जैसे कि हम जानते हैं, आप जानते हैं कि 1 बाइट दैट इज इक्वल्स टू 8 बिट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो जो 16 बिट का कंप्यूटर हो, 16 बिट का जो प्रोसेसर होता है उसमें 2 बाइट की वर्ड लेंथ होती है। इसी तरह से 64 का होता है तो 8 8 या 64, तो उसमें जो वर्ड का साइज है वो 8 बाइट है। एंड 4 बिट, अगर हम 4 बिट की बात करें तो हम 4 बिट को 1 निबल भी बोलते हैं। 1 निबल दिस इज 4 बिट। तो आप सिंपल समझिए 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट और 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल। तो अगर हम 64 बिट कंप्यूटर की बात करें तो उसका वर्ड साइज जो है वो 8 बाइट है। 16 बिट की बात करें तो उसका वर्ड साइज 2 बाइट है। देन 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट। यहाँ पर एक्चुअली कुछ मिसिंग है। 1 बिट इज इक्वल टू 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट और इज इक्वल टू 2 निबल। सो दिस इज नथिंग, इट्स बेसिकली यहाँ पर देखें तो दिस इज निबल, इट इज निबल एंड दिस इज 4 बिट। तो एक निबल में बात करें हम तो 4 बिट होते हैं, 1 बाइट में बात करें तो 8 बिट्स होती हैं। ये बिट्स हैं यहाँ पर यूनिट और यहाँ पर निबल है। तो 1 बाइट में 8 बिट होती हैं और 2 निबल्स होती हैं। These are the some code for the different symbols। जैसे A को हम 65 कहते हैं, B को 66, C को 67, D को 68। इस तरह से ये इनके साइज है। एवरी मशीन हैज़ इट्स ओन इंस्ट्रक्शन सेट ऑन द बेसिस ऑफ CPU डिज़ाइन। तो हर एक मशीन का अपना एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है जो उनके CPU के डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। वी कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर यूजिंग दीज इंस्ट्रक्शन सेट। हम जब कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हम इन्हीं इंस्ट्रक्शन सेट, इसी लैंग्वेज के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। बट इट इज़ नॉट ईजी टू राइट अ प्रोग्राम इन बाइनरी। बट प्रॉब्लम्स क्या है कि प्रोग्राम बाइनरी के अंदर लिखना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? सो असेंबली लैंग्वेज डेवलप्ड बाई कंप्यूटर मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है, हम ये कह रहे हैं कि बाइनरी लैंग्वेज इज़ नॉट ईजी लैंग्वेज टू राइट अ प्रोग्राम। क्यों? अगर हम देखें कि मैंने, अगर आपको हम कहें कि आपको मैं एक नंबर देता हूँ 10010010, इट इज़ अ 8 बिट नंबर 10010010। दूसरा नंबर मैं आपको देता हूँ 10000010। एक नंबर दिया, मैंने कहा मेमोराइज इट। इस नंबर का एक मीन्स है। सपोज मैंने कहा ये दिस इज फॉर एडिशन, इट्स फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट एडिशन बट आई एम जस्ट सेइंग इट्स फॉर एडिशन, इट इज फॉर सब्ट्रैक्शन।
ऐसे ही मैंने एक नंबर आपको दिया 01100110। इस तरह से इसका भी एक मीन्स है, सपोज इट्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से कोड्स होते हैं 8 बिट के, हर एक बिट का एक मीन्स होता है। तो क्या हम ऐसे कोड्स को याद कर सकते हैं कि कौन से कोड का मतलब क्या है? नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखें एक नंबर से दूसरे नंबर में डेविएशन जो है वो बहुत कम है। यानी जो बिट है, जो बिट में डेविएशन जो हो रहा है, आप देखें एक नंबर से जब दूसरे नंबर जाए तो बहुत स्लाइट डिफर है, कोई 1 0 1 हो गई तो वो एक अलग कोड हो गया। तो हमारा माइंड एक ऐसी नंबर जिसमें कि डिफरेंस बहुत कम होता है उसको याद करना मुश्किल होता है। जैसे कि आपने ट्विंस देखे होंगे, ट्विंस में मोस्टली क्या है कि उनके सारे फीचर्स, जो फेस देखें आप, बॉडी लैंग्वेज देखें, उनका सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन या हम कहें फेस जो है एक जैसे होते हैं। तो उनको पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि उनमें कोई बहुत छोटा सा माइनर डिफरेंस होता है। तो हमारा ब्रेन वहाँ पर कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम बाइनरी में हम बात करो और हमारे पास सपोज 255 और 256 इंस्ट्रक्शंस हमें याद करने पड़ें, तो इट इज़ नॉट ईजी टास्क टू मेमोराइज दीज इंस्ट्रक्शंस। अगर हम उसका डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार कर लें तब भी उसके लिए प्रोग्राम लिखना आसान नहीं होता। तो ये सिंपल है कि कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, लेकिन एज ए यूज़र वो लैंग्वेज हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। हम कंफर्टेबल नहीं है बाइनरी लैंग्वेज, वी आर नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी टास्क टू राइट अ प्रोग्राम इन बाइनरी लैंग्वेज। सो असेंबली लैंग्वेज डेवलप्ड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चर। तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर के द्वारा ये बड़ी समस्या थी कि उन्होंने एक मशीन तो ऐसी डेवलप कर दी कि जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन वो मशीन एक ऐसी भाषा समझती है जिसको यूज़र नहीं जानता, या यूज़र के लिए यूज़र इज़ नॉट कंफर्टेबल। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। तो उन्होंने फिर क्या किया कि दी असेंबली लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय दी कंप्यूटर मैन्युफैक्चर। तो उन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप की जिसको नाम दिया गया असेंबली लैंग्वेज। तो अब हम टाइप ऑफ लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो आती है दैट इज मशीन लैंग्वेज, जिसे माइक्रो प्रोसेसर समझ सकता है, उसे हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। दिस इज इन हेक्स कोड। मशीन लैंग्वेज जो है वो जनरली हेक्स कोड में होती है। हेक्स कोड में, जैसे कि हमने कोई लैंग्वेज है, जब हम आप हमारी बुक पढ़ेंगे तो बुक के लास्ट में हमने एक टेबल दी हुई है जिसमें सारे कोड्स के साथ में हेक्स कोड भी दिए हुए हैं। हेक्स कोड जनरली क्या है, हेक्साडेसिमल में कोड होता है। बाइनरी में हमारे पास हम बात करें तो बाइनरी में हमारे पास 2 सिंबल होते हैं, 0 और 1। लेकिन हेक्साडेसिमल में बात करें तो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो नंबर्स होते हैं। इसके अलावा सिंबल में A B C D E और F। तो ये देखें आप टोटल नंबर 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर्स हो गए, और A से लेकर F तक 6 अल्फा न्यूमेरिक नंबर हो गए। तो ये इस तरह से टोटल जो है वो 16 नंबर्स होते हैं। टोटल क्या है, वो 16 सिंबल्स हैं। तो अब देखें, अगर इनकी हेल्प से हम कोई भी कोड बनाते हैं तो उसको एज कंपेयर टू बाइनरी याद करना आसान रहेगा। अगर मैंने आपसे कहा कि 4, अगर आई से इट्स सपोज मैंने कहा आपसे 4E, अगर मैंने आपसे कहा दैट इज 4E, एक कोड मैंने बताया आपको, दूसरा मैंने कहा दैट इज 2F, तीसरा का मैंने 3E, तो इट इज मच ईजियर देन एज कंपेयर टू बाइनरी लैंग्वेज। अगर मैं इसकी 3 कोड 0101 की फॉर्म में लिखता तो आपको वो मेमोराइज आसानी से नहीं होते। तो हेक्स कोड थोड़ा सा कंफर्टेबल है एज कंपेयर टू बाइनरी, बट इसके साथ समस्या ये है कि इसकी टास्क जो है, अब कोड को देख के हमें ये पता नहीं लगता कि इस कोड की हेल्प से क्या टास्क परफॉर्म होने वाला है। अगर मैंने कोई कोड लिख दिया, मैंने लिखा आपको दैट इज बाइनरी में 0 1 0 0 1 0 0 0, ये 8 बिट का एक नंबर लिख दिया, मैंने कहा दिस इज फॉर एडिशन। तो क्या आपको कहीं से देख के ऐसा लग रहा है कि कोड एडिशन के लिए है? इस कोड में और इसके टास्क में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए इसको याद करना और कठिन हो जाता है कि हमें इससे यही पता नहीं लगता इसका टास्क क्या है। इसके टास्क में और कोड में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन दूसरी समस्या क्या थी बाइनरी लैंग्वेज में, एक तो टास्क में जो वो काम करता है कोड उसमें, और उसके कोड को देखकर ये बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं था कि ये कोड इसके लिए हो सकता है। दूसरी जो समस्या थी वो थी सिंबल कम होने की वजह से इसे मेमोराइज करना, इसे याद करना कठिन था। तो जब हम मशीन लैंग्वेज पे आए, जब उसको मशीन लैंग्वेज आए, तो उस मशीन लैंग्वेज क्या है, एक हेक्स कोड है जिसमें हमने बताया कि 16 सिंबल्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक।
तो इसके द्वारा बने सिंबल्स को याद करना तो आसान हो गया, लेकिन इसके कोड को देखकर भी ये पता नहीं लगता कि ये दिस इज फॉर दी पर्टिकुलर टास्क। अगर मैंने 4F लिख दिया तो हमें ये देख के पता नहीं रहेगा इस 4F का मतलब क्या है, ये कौन सा टास्क पूरा करेगा। ऐसे ही मैंने लिखा 3E, तो हमें ये नहीं पता लग रहा है 3E किस लिए है। जब हम असेंबली लैंग्वेज को डिटेल में पढ़ेंगे तब आप इसे अच्छे से समझाएंगे इसको। तो लेकिन हम देख रहे हैं, लेकिन इसको याद करना थोड़ा सा आसान है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर हम मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज की बात करें तो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर दो समस्या थी। एक तो टास्क, उसके कोड को याद करना आसान नहीं था क्योंकि उनमें डाइवर्सिटी बहुत कम होती है, यानी एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन में डाइवर्सिटी बहुत कम होती है। डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंस बहुत कम होता है, यानी कोई एक बिट 0 से 1 या 1 से 0 हो जाएगी, बाकी सारा सिंबल सेम होगा। तो डाइवर्सिटी बहुत कम होती है, एक समस्या वो थी। दूसरी समस्या थी उसको याद करना आसान, डाइवर्सिटी कम होने की वजह से उसे याद करना आसान नहीं था। दूसरी समस्या ये थी कि कोड और उसके कोड के द्वारा परफॉर्म होने वाले टास्क के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो जब हमने इस समस्या को दूर करने के लिए मशीन लैंग्वेज हेक्स कोड पर गए तो हेक्स कोड में हमने दो में से एक समस्या को सॉल्व कर लिया कि याद करना थोड़ा सा आसान हो गया। लेकिन फिर भी जो कोड है, चाहे वो 3E हो या 4F हो या 2E हो या 76 हो या 84 हो, इसे देख के हमें कहीं से भी ये पता नहीं लग रहा कि इससे क्या टास्क पूरा होगा। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर ये समस्या थी। तो उसके बाद मशीन लैंग्वेज के बाद अगली जो लैंग्वेज आई दैट इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो पहले की दो समस्याएं थी उन समस्याओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, और ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसको याद करना भी आसान है और उसको देखकर पता भी लगता है कि इसके द्वारा कौन सा टास्क पूरा होगा। उसके बाद आती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज होती है? जैसे जनरली हम बात करें तो ये जो हमें दो लैंग्वेज जो मिल रही है हमारे पास, दीज टू लैंग्वेजेस लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज क्या है? वो मशीन ओरिएंटेड होती है, यानी वो मशीन पर एक पर्टिकुलर सपोज आपने माइक्रो प्रोसेसर है आपका पेंटियम प्रोसेसर, तो आपने जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज लिखा है तो वो पेंटियम प्रोसेसर पर ही चलेगा, वो प्रोसेसर उसी को पढ़ेगा। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे आप कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज जो मशीन ओरिएंटेड नहीं होती, यानी कि वो एक पोर्टेबिलिटी रहती है, आप किसी भी तरह की मशीन पर उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सी है, सी इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, उसे आप चाहें तो पेंटियम 1 पे डालिए, चाहे आप उसे 286 पे डालिए, 386 पे डालिए, पेंटियम 4 पे डालिए, i5 i3 पे डालिए, सब पे चलेगी। लेकिन असेंबली लैंग्वेज ऐसी नहीं होती। असेंबली लैंग्वेज प्रोसेसर के अकॉर्डिंग होती है, कौन सा प्रोसेसर वर्जन का है उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसी तरह की होती है। तो दिस इज फॉर दी हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज फॉर अ स्पेसिफिक मशीन द नंबर ऑफ बिट्स इन वर्ड इज फिक्स्ड, यानी मशीन लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक मशीन द नंबर ऑफ बिट्स इन अ वर्ड इज फिक्स्ड, यानी एक वर्ड में नंबर ऑफ बिट्स जो है वो फिक्स रहती हैं। द वर्ड आर मेड विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द बिट्स, जो वर्ड्स बनते हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स से बनते हैं, जिसमें 0 से 9 तक हमारे पास नंबर होता है और A से F तक सिंबल्स होते हैं। इफ द वर्ड लेंथ इज 8 बिट देन द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आर 2 to the power 4, 2 to the power 8, sorry here is 2 to the power 8, it is 2 to the power 8, तो दिस इज नथिंग, इट्स अ 255, 0 से लेके 256 टोटल नंबर होंगे, तो 0 से लेके 255 तक हमारे पास वर्ड्स होंगे। वी आर n नंबर ऑफ बिट्स। माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन इंजीनियर असाइन दी स्पेसिफिक टास्क टू ईच कॉम्बिनेशन ऑफ बिट पैटर्न। माइक्रो प्रोसेसर के जो डिज़ाइन इंजीनियर है उन्होंने हर एक कॉम्बिनेशन के लिए एक टास्क डिसाइड कर दिया है। सपोज मैंने अगर कह दिया 3E, तो 3E का एक मतलब होता है, इसका एक स्पेसिफिक टास्क है। अगर मैंने कह दिया 76, तो 76 का मतलब किसी भी प्रोग्राम को एंड करने के लिए, जैसे सी के अंदर आप एंड करने के लिए इस प्रोग्राम को एंड करते हैं END के द्वारा, इसी तरह से असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम 76 के द्वारा हम उसे एंड करते हैं। तो 76 का हैक्स कोड फॉर दी एंडिंग दी प्रोग्राम। तो इसी तरह से हर एक कोड के लिए एक टास्क होता है। इंस्ट्रक्शंस आर मेड विद 1 और मोर देन 1 वर्ड, तो इंस्ट्रक्शन जो है एक वर्ड से या एक से ज़्यादा वर्ड से बने हो सकते हैं। So it's something is missing due to the font error. So here is basically some symbols we are showing, that suppose this is the symbol 0 0 1 1 1 1 0 0. This is the symbol we are adding, this is for the addition. So this is then 1 0 0 0 0 0 0. So this is the symbol for the
इंक्रीमेंट द बिट इनटू द एक्यूमुलेटर। तो एक सिंबल इसमें से एडिशन के लिए जो क्या करता है, रजिस्टर बी को रजिस्टर ए के साथ ऐड करता है। वन सिंबल इज एडिंग द रजिस्टर बी विद द एक्यूमुलेटर। दूसरा सिंबल जो 10000000, ये जो वर्ड्स है, ये क्या करता है, इट विल इंक्रीज द एक्यूमुलेटर बाय 1। अगर एक्यूमुलेटर में सपोज कोई नंबर है 5, तो ये उसको 6 कर देगा, अगर 6 है तो 7 कर देगा, 1 से उसे इंक्रीज कर देगा। सो दिस इज दी फॉर बाइनरी नंबर। तो ये बाइनरी नंबर हो गया, दिस इज बाइनरी नंबर, दिस इज मशीन कोड, बाइनरी कोड, और दिस इज दी परफॉर्म होने वाली टास्क है। इसी तरह से हम देखें तो दिस इज दी सिंपल मशीन बाइनरी कोड, और दिस इज दी हेक्स कोड। अब हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में ये जो कोड आप देख रहे हैं, दिस इज दी बाइनरी कोड, जैसे 00111100। इसका अगर हम हेक्स कोड लिखें तो दिस इज 3E। ये क्या करेगा, इट विल ऐड द एक्यूमुलेटर विद द रजिस्टर बी, वो रजिस्टर बी के साथ एक्यूमुलेटर को ऐड कर देगा 3E, और 10000001। तो इट इज 80H का मतलब होता है हेक्स कोड है तो H लगा देते हैं हम आगे, तो 80H। तो यहाँ पर H है, बेसिकली यहाँ पर भी H है, ये भी H है। तो 80H का मतलब क्या है, इट विल इंक्रीज द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर बाय 1। वो एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी कंटेंट पड़ा होगा उसे 1 से इंक्रीज कर देगा। सो दिस इज द बेसिकली डिफरेंट कन्वर्जन ऑफ द मशीन बाइनरी लैंग्वेज टू द हेक्स कोड और मशीन लैंग्वेज। एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज क्या है, नो सिमिलरिटीज, यानी आप कोड में देखें तो एक कोड हमारे पास है 3E, एक कोड हमारे पास है 3E, और दूसरा कोड है हमारे पास 80। दोनों कोड में कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर लार्ज डाइवर्सिटी, हमने कहा डाइवर्सिटी कम होने की वजह से हम उसे याद नहीं कर पाते, लेकिन मशीन लैंग्वेज के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको याद करना आसान होता है। देन डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज क्या है, नो रिलेशन विद दी हेक्स कोड एंड परफॉर्म टास्क बाय दी कोड। यानी हमने 2 समस्याएं जो बाइनरी में बताई थी, उनमें से एक समस्या तो इसमें सॉल्व हो गई, जो डाइवर्सिटी बाइनरी कोड के अंदर कम होती थी, वो डाइवर्सिटी हेक्स कोड के अंदर बढ़ जाती है, लेकिन टास्क और कोड के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। वो समस्या बाइनरी में भी थी, वो समस्या मशीन कोड में भी बनी हुई है। हैंस बाय सीइंग द कोड वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज द टास्क ऑफ द कोड। यानी कि हमें इस 3E को देख के, अगर मैं कह रहा हूँ कि दिस 3E, ये 3E कोड क्या करेगा, ये A और B के रजिस्टर में जो कंटेंट है उसको ऐड कर देगा, लेकिन इसे देख के कहीं भी नहीं लग रहा कि ये ऐड करेगा, है ना। इसी तरह से 80 है तो 80 क्या करेगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को 1 से इंक्रीज कर देगा, लेकिन इसे देख के कहीं भी पता नहीं लग रहा कि 1 का इंक्रीमेंट करेगा। तो टास्क और कोड में कोई रिलेशन नहीं है, कोड को देखकर पता नहीं लगता वो क्या टास्क करेगा। आगे हम इसी लैंग्वेज को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।